नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रीडवाइज चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी प्रेरणादायक यात्रा, एक ऐसा अद्भुत जीवन सफर जो सिर्फ एक वैज्ञानिक की कहानी नहीं, बल्कि ये बताता है कि इंसान अपने सपनों को कितना ऊंचा उड़ा सकता है। ये वो कहानी है जिसमें एक साधारण से परिवार में जन्मा एक बच्चा अपनी मेहनत, संघर्ष और जज्बे के दम पर खुद को इतनी ऊंचाइयों तक उठाकर खड़ा करता है कि पूरा विश्व उसकी ओर देखने लगता है। आज हम जिस बुक की कहानी सुनने जा रहे हैं, वह आपको सिर्फ मोटिवेट नहीं करेगी, बल्कि आपके भीतर एक ऐसी आग जगा देगी जो आपको अपने सपनों की ओर धकेलेगी। आपको ये समझाएगी कि हालात कितने भी मुश्किल हों, रास्ते कितने भी बंद हों, अगर नीयत साफ हो और हौसला मजबूत हो, तो इंसान अपनी किस्मत को भी बदल सकता है। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए एक ऐसे प्रेरणादायक सफर के लिए जिसने लाखों लोगों को नई सोच, नई दिशा और नई उड़ान दी है। चलिए शुरू करते हैं रीडवाइज पर विंग्स ऑफ फायर का ये बेहद शक्तिशाली और दिल को छू लेने वाला जीवन प्रवास। ये बुक हमें सीधे तमिलनाडु के उस छोटे से तटीय कस्बे रामेश्वरम में ले जाती है, जहाँ एक साधारण, शांत लेकिन बेहद संस्कारी परिवार में अब्दुल कलाम का जन्म हुआ। समुद्र की लहरों की गूंज, मंदिर की घंटियों की हल्की ध्वनि और गलियों में दौड़ते बच्चों की हंसी, यही वह वातावरण था जिसने उनके बचपन की पहली यादों को आकार दिया। कलाम अपने माता पिता के बेहद करीब थे। उनके पिता जैनुलाब्दीन सादगी और ईमानदारी की मिसाल थे। एक ऐसे व्यक्ति जो कम बोलते थे लेकिन हर बात में गहराई होती थी। उनकी माँ अम्मा, जिन्हें लोग जैनुल बीवी कहते थे, घरेलू जीवन को प्रेम और धैर्य से संभालती थी। गरीबी जरूर थी, लेकिन कमी कभी महसूस नहीं होती थी, क्योंकि घर में मूल्यों और मानवता की गर्मी हमेशा भरी रहती थी। रामेश्वरम एक ऐसा स्थान था जहाँ धर्म, संस्कृति और परंपराएं एक दूसरे से टकराती नहीं थीं, बल्कि बेहद सहज रूप से एक साथ बहती थी। कलाम के सबसे करीबी दोस्त हिंदू थे, रामानाथन शास्त्री, अरविंदन और शिवप्रकाशन। ये बात उन्हें बचपन से ही समझा देती थी कि इंसान का धर्म उसकी पहचान का सिर्फ एक हिस्सा है, पूरा सच नहीं। यही वजह थी कि बाद में जब वे वैज्ञानिक बने, तब भी उनके भीतर मनुष्यता सबसे ऊपर रही। बचपन में ही उन्हें मेहनत का असली मूल्य समझ में आ गया था। वे अखबार बांटने का काम करते थे, क्योंकि घर की वित्तीय स्थिति बहुत मजबूत नहीं थी। सुबह सुबह सूरज उगने से पहले साइकिल पर निकल जाना, पेपर के बंडल उठाना, गलियों में दौड़ते हुए हर घर के बाहर अखबार रखना, ये सब काम उन्हें थकाता नहीं था, बल्कि अपनी जिम्मेदारियों के प्रति एक गहरी परिपक्वता देता था। इसी समय से उनमें लक्ष्यों को पाने की एक तीव्र इच्छा पैदा हुई, जिसने बाद में उनके जीवन की दिशा तय की। स्कूल का जीवन भी प्रेरणाओं से भरा हुआ था। कलाम विज्ञान और गणित में बेहद रुचि रखते थे। शिक्षक उन्हें एक ऐसे छात्र के रूप में पहचानते थे जो न सिर्फ सीखता था, बल्कि हर चीज को समझने की कोशिश करता था। उनके विज्ञान शिक्षक शिव सुब्रमण्यम अय्यर ने उनके जीवन में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। अय्यर साहब की कक्षा में एक वैज्ञानिक की तरह सोचना सीखना, सवाल पूछना और कुछ नया समझने के लिए उत्सुक रहना, इन सब ने कलाम के भीतर उड़ान भरने का सपना जगा दिया। एक दिन अय्यर साहब उन्हें समुद्र तट पर ले गए और कहा कि एक पक्षी को उड़ते देखकर तुम सीख सकते हो कि विज्ञान प्रकृति में कैसे काम करता है। यही क्षण था जब उन्होंने पहली बार सोचा कि उड़ान की दुनिया में कुछ करना है। धीरे धीरे ये साधारण सा बालक एक बड़े सपने को पहचानने लगा। वो हवाई जहाज, उड़ानें, गतिशील मशीनें और आकाश की अनंत संभावनाओं की दुनिया का हिस्सा बनना चाहता था। लेकिन ये सपना एक छोटे शहर के गरीब लड़के के लिए आसान नहीं था। फिर भी कलाम के अंदर एक अटूट विश्वास था कि अगर सपने ईमानदारी से देखे जाए और पूर्ण समर्पण से पीछा किया जाए, तो पूरी दुनिया उन्हें साकार करने में मदद करती है। हाई स्कूल के बाद जब वो शिक्षा के लिए रामनाथपुरम गए, तो वहाँ का वातावरण उनके लिए बिल्कुल नया था। बड़े शहर जैसे माहौल, नए लोग और पढ़ाई का बिल्कुल अलग स्तर। ये सब देखकर कलाम घबरा सकते थे, लेकिन नहीं,
उन्होंने हर कठिनाई को एक नए सीखने के अवसर की तरह अपनाया। और फिर एक दिन वो क्षण आया जब उन्होंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग पढ़ने का फैसला किया। उनका सपना आकार ले चुका था। वे अब जानते थे कि उन्हें किस दिशा में उड़ान भरनी है। लेकिन सपनों की राह कभी सीधी नहीं होती। उन्हें वित्तीय संघर्ष, प्रवेश परीक्षा का दबाव और नई जगहों में खुद को ढालने की चुनौतियों से गुजरना पड़ा। फिर भी हर परिस्थिति में उनके पिता का वह एक वाक्य उन्हें संभालता रहा। सपने वे नहीं जो सोते समय आते हैं, सपने वे हैं जो आपको सोने न दें। और कलाम ऐसे ही सपने देखते थे। जब वे मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पहुंचे तो उन्होंने महसूस किया कि अब असली परीक्षा शुरू हुई है। वहां का शैक्षणिक वातावरण कठिन था और एरोनॉटिक्स एक ऐसा क्षेत्र था जहां गलतियों की कोई जगह नहीं थी। छात्रों पर दबाव भी बहुत था। लेकिन कलाम ने धीरे धीरे अपनी दृढ़ता से हर कठिनाई को पार किया। उन्हें अपनी क्षमताओं पर भरोसा था। भले ही कई बार लगता था कि वे अपने साथियों से पीछे हैं, लेकिन जहां दूसरों को गति मिलती थी, उन्हें मेहनत की ताकत मिली। मिट के एक विशेष प्रोजेक्ट ने उनके जीवन को नई दिशा दी। उन्हें एक छोटा विमान मॉडल बनाना था। ये प्रोजेक्ट उनकी क्षमताओं की सबसे कठोर परीक्षा थी। समय कम था, डिजाइन जटिल था और सफलता की कोई गारंटी नहीं थी। लेकिन उन्होंने पूरी ताकत लगा दी, नींद खोकर, खाना भूलकर, लगातार मेहनत करते हुए। और जब प्रोजेक्ट पूरा हुआ तब उनके प्रोफेसरों ने उन्हें साहस और दृढ़ता की मिसाल कहा। ये वही घड़ी थी जब उन्होंने पहली बार ये महसूस किया कि वे सिर्फ उड़ान के सपने देखने वाले व्यक्ति नहीं हैं, वे उड़ान को वास्तविकता में बदलने की क्षमता रखते हैं। इसी आत्मविश्वास के साथ उनके पेशेवर जीवन का पहला अध्याय शुरू होने वाला था। एक ऐसा अध्याय जिसने भारत के वैज्ञानिक इतिहास को बदल दिया। MIT से निकलने के बाद कलाम के सामने जीवन की वो असली राह खुल रही थी, जो आगे चलकर उन्हें भारत के सबसे बड़े वैज्ञानिकों में से एक बनाएगी। पढ़ाई पूरी होते ही उन्होंने कई संस्थानों में आवेदन दिया, लेकिन असली मोड़ तब आया जब उन्हें 2 जगह से प्रस्ताव मिले। एक था एयरफोर्स का इंटरव्यू, जहां पायलट बनने का मौका था, और दूसरा था DTD&P में वैज्ञानिक के रूप में काम करने का प्रस्ताव। बचपन से उड़ान के सपने ने उन्हें एयरफोर्स की ओर खींचा, इसलिए वे देहरादून गए। लेकिन किस्मत के लिखे को शायद कुछ और ही मंजूर था। इंटरव्यू में वे 9वें स्थान पर आए, जबकि सिर्फ 8 उम्मीदवार चुने जाने थे। उनके सामने साफ था कि ये सपना अब शायद कभी पूरा न हो सके। ये हार उन्हें तोड़ सकती थी, लेकिन इसके बजाय इस हार ने उनके अंदर एक नई दिशा जागृत कर दी। वे एक पल के लिए निराश हुए, लेकिन फिर उन्होंने खुद से कहा कि अगर हवाई जहाज उड़ाने का मौका नहीं मिला तो उन्हें अपना जीवन उड़ान भरने वाली मशीनों के निर्माण को समर्पित कर देना चाहिए। इसी सोच के साथ उन्होंने वैज्ञानिक पद स्वीकार किया और अपने नए सफर की शुरुआत की। DTD&P में उनका पहला प्रोजेक्ट एक छोटा होवरक्राफ्ट था। ये काम उनके लिए उत्साहजनक था, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। उन्हें वैज्ञानिक सोच के साथ साथ मशीनों के व्यवहार को गहराई से समझना पड़ा। कई बार ऐसा लगता था कि प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ रहा, कभी पुर्जों की कमी होती, कभी संसाधनों की। लेकिन कलाम और उनकी टीम ने लगातार मेहनत जारी रखी। अपने वरिष्ठों से मिली कड़ी टिप्पणियों और सलाहों ने उन्हें मानसिक रूप से और मजबूत किया। उन्होंने समझा कि वैज्ञानिक होना सिर्फ प्रयोगशाला में काम करना नहीं है, बल्कि धैर्य, निरंतरता और असंभव को संभव करने की कला सीखना है। धीरे धीरे उन्हें महसूस हुआ कि उनका असली सामर्थ्य मिसाइल और रॉकेट विज्ञान में है। तभी उनकी मुलाकात हुई डॉक्टर विक्रम साराभाई से, एक ऐसा नाम जो भारतीय विज्ञान और अंतरिक्ष अनुसंधान की आत्मा था। साराभाई की दृष्टि सिर्फ मशीनों तक सीमित नहीं थी, वो भारत को अंतरिक्ष की दुनिया में अग्रणी बनाने का सपना देख रहे थे। उन्होंने कलाम में वह चमक देखी जो एक सच्चे वैज्ञानिक में होती है। उन्होंने कलाम को इसरो के लिए चुना, और यही वह क्षण था जिसने कलाम के जीवन की दिशा सदा के लिए बदल दी। जब कलाम इसरो पहुंचे
उस समय भारत अपना खुद का उपग्रह प्रक्षेपण यान बनाना चाहता था, जिसे बाद में SLV-3 के रूप में जाना गया। ये परियोजना किसी सपने से कम नहीं थी, क्योंकि ये वह समय था जब भारत संसाधनों की कमी और तकनीकी चुनौतियों से घिरा हुआ था। लेकिन साराभाई जैसे दूरदर्शी नेता और कलाम जैसे समर्पित वैज्ञानिक मिलकर असंभव को संभव बनाने में विश्वास रखते थे। शुरुआत में कलाम को महसूस हुआ कि इसरो की भाषा, काम करने का तरीका और बड़ी टीमों का प्रबंधन उनके अनुभव से बहुत आगे है। कई बार उन्हें लगता था कि वे इस माहौल में खुद को मिला नहीं पा रहे। लेकिन साराभाई की प्रेरणा, टीम के सहयोग और अपनी जिज्ञासा ने उन्हें दिशा दी। उन्होंने धैर्य से सब कुछ सीखा, टीमवर्क का महत्व, वैज्ञानिक परियोजनाओं की चरणबद्ध योजना और सीमित संसाधनों के बीच भी प्रभावी निर्णय लेना। SLV-3 के विकास में कई उतार चढ़ाव आए। कभी कोई तकनीकी समस्या सामने आती, कभी समय सीमा को पूरा करने का दबाव बढ़ता और कभी रॉकेट का व्यवहार परीक्षणों में उम्मीदों के अनुरूप नहीं होता। लेकिन कलाम की दृढ़ता इस पूरी यात्रा की आत्मा बनी रही। वे हर असफल प्रयोग के बाद बैठकर नोट्स बनाते, समस्याओं की जड़ तक जाते और फिर नए समाधान निकालते। यही कारण था कि धीरे धीरे परियोजना सही दिशा में बढ़ने लगी। इस बीच वे अपने परिवार से भी जुड़े रहे। रामेश्वरम के पुराने दिनों की यादें उन्हें मानसिक रूप से स्थिर रखती थीं। अपने माता पिता के संस्कार, सादगी और बचपन के मित्रों की यादें उन्हें ये एहसास दिलाती थीं कि जीवन में विनम्रता कितनी महत्वपूर्ण है, चाहे आप कितनी भी ऊंचाई क्यों न छू ले। हर तनावपूर्ण समय में वे भीतर से यही सोचते कि उनके पिता क्या निर्णय लेते, और ये मार्गदर्शन अक्सर सही दिशा देता। अंतरिक्ष कार्यक्रम के दौरान वे कई बड़े वैज्ञानिकों के संपर्क में आए। प्रत्येक ने उनकी क्षमताओं को पहचाना और उन्हें आगे बढ़ने का अवसर दिया। प्रोजेक्ट डायरेक्टर के रूप में काम करते हुए उन्होंने न सिर्फ तकनीकी दक्षता दिखाई, बल्कि नेतृत्व का असली रूप भी सीखा। कैसे कठिन परिस्थितियों में लोगों को प्रेरित किया जाए, कैसे असफलताओं को स्वीकार करके बेहतर बनाया जाए, और कैसे एक सपने को टीम की सामूहिक ऊर्जा से वास्तविकता में बदला जाए। SLV-3 का पहला प्रक्षेपण भारत के लिए ऐतिहासिक क्षण बनने वाला था। पूरा देश, सभी वैज्ञानिक और विशेषकर कलाम एक आशा से भरे हुए थे। लेकिन परिणाम वैसा नहीं निकला। लॉन्च असफल रहा। रॉकेट अपनी निर्धारित कक्षा तक नहीं पहुंच सका। उस दिन कलाम के लिए मानो पूरी दुनिया टूट गई हो। इतने वर्षों की मेहनत, अनगिनत रातों की नींद और टीम की सारी ऊर्जा एक क्षण में खत्म होती दिखाई दी। लेकिन यहीं से उनके जीवन की सबसे बड़ी सीख शुरू हुई। उस असफलता के बाद उनके वरिष्ठ, खासकर प्रोफेसर सतीश धवन मंच पर आए और पूरी जिम्मेदारी खुद ले ली। उन्होंने कहा कि ये वैज्ञानिक यात्रा का हिस्सा है और अगला प्रयास सफल होगा। कलाम स्तब्ध थे कि इतनी बड़ी विफलता के बावजूद उनके ऊपर कोई आरोप नहीं लगाया गया। इसके उलट धवन ने उसी समय अगला प्रयास तैयार करने का निर्देश दिया और कहा कि सफलता का श्रेय टीम को मिलेगा। ये वो क्षण था जिसने कलाम के भीतर नेतृत्व के बारे में एक गहरी समझ पैदा की। असफलता को नेता अपने ऊपर लेता है और सफलता टीम को देता है। और इसी विश्वास से प्रेरित होकर SLV-3 की अगली तैयारी शुरू हुई। एक नई उम्मीद, नई ऊर्जा और नए संकल्प के साथ। SLV-3 की पहली असफलता के बाद इसरो का माहौल गंभीर था। लेकिन ये वो खामोशी नहीं थी जिसमें डर हो, ये वो खामोशी थी जिसमें तैयारी, पुनरावलोकन और दृढ़ संकल्प था। हर वैज्ञानिक अपना हिस्सा समझ रहा था और कलाम अब पहले से भी ज्यादा जिम्मेदार महसूस कर रहे थे। उन्होंने उस असफल लॉन्च की हर छोटी बड़ी गलती को व्यक्तिगत रूप से समझा, विश्लेषण किया और पूरी टीम के साथ मिलकर नए सिरे से सब कुछ तैयार किया। उनके भीतर एक अजीब सी ऊर्जा थी, जैसे ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं था, बल्कि भारत के विश्वास, क्षमता और अंतरिक्ष विज्ञान में स्वावलंबन का प्रतीक था। कई महीनों की मेहनत के बाद एक बार फिर वह दिन आया जब SLV-3 तैयार खड़ा था। लेकिन इस बार परिस्थितियां अलग थीं। पूरे देश की निगाहें इस मिशन पर थीं और कलाम खुद महसूस कर रहे थे
कि ये सिर्फ तकनीकी उपलब्धि का मुद्दा नहीं रहा, यह उस आत्मविश्वास को पुनर्स्थापित करने का क्षण था जो असफलता ने हिला दिया था। जैसे ही काउंटडाउन शुरू हुआ, कलाम की सांसें धीमी हो गई। उनकी बार बार की जाने वाली गणनाएं, टीम की थकान, हर सुधार, हर परीक्षण, सब उनकी आंखों के सामने घूम गए। और जैसे ही रॉकेट ने आसमान की ओर उड़ान भरी, वो क्षण भारत की अंतरिक्ष यात्रा का नया अध्याय बन गया। इस बार लॉन्च सफल रहा। रॉकेट ने उपग्रह को सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित कर दिया। नियंत्रण कक्ष में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी और कलाम की आंखें चमक उठीं। ये जीत सिर्फ तकनीक की जीत नहीं थी, बल्कि धैर्य, विश्वास और निरंतर प्रयास की जीत थी। उस सफल मिशन ने कलाम के जीवन में एक नई पहचान स्थापित की। अब उन्हें सिर्फ एक वैज्ञानिक के रूप में नहीं, बल्कि भारत की अंतरिक्ष महत्वाकांक्षा के प्रतीक के रूप में देखा जाने लगा। SLV-3 की सफलता ने उन्हें भारत के मिसाइल कार्यक्रम में भी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए तैयार कर दिया। एक समय था जब वे हवाई जहाज उड़ाने की तैयारी कर रहे थे, और अब वे ऐसे वाहन बना रहे थे जो धरती से कई गुना ऊंचाई पर जाकर राष्ट्र की तकनीकी क्षमता को साबित करेंगे। ये बदलाव सिर्फ पेशे में नहीं था, ये कलाम की सोच में भी था। उनके भीतर ये विश्वास जाग गया था कि इंसान जब ईमानदारी, समर्पण और निरंतर प्रयास से काम करता है, तो उसके परिणाम इतिहास का रूप ले लेते हैं। SLV-3 की सफलता के बाद कलाम को कई परियोजनाओं में नेतृत्व की भूमिका मिली। उनमें से एक महत्वपूर्ण परियोजना थी भारत का स्वदेशी मिसाइल कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के अंतर्गत विकसित होने वाली मिसाइलें सिर्फ युद्ध के लिए नहीं थीं, वे भारत के वैज्ञानिक आत्मनिर्भरता और सुरक्षा का आधार बनने वाली थी। इस कार्यक्रम ने कलाम के जीवन में नई चुनौती और नई जिम्मेदारी दोनों जोड़ दी। इस दौरान कलाम ने महसूस किया कि विज्ञान केवल प्रयोगशाला से नहीं चलता, बल्कि उससे जुड़े मानव संबंधों, टीम की एकजुटता और सही नेतृत्व से ही आगे बढ़ता है। उन्होंने खुद को न केवल एक वैज्ञानिक, बल्कि लोगों को प्रेरित करने वाले नेता के रूप में विकसित किया। हर टीम मीटिंग में वे अपने साथियों को अपने विचार साझा करने के लिए प्रेरित करते। उनके लिए कोई छोटा वैज्ञानिक या बड़ा वैज्ञानिक नहीं था, हर किसी का योगदान महत्वपूर्ण था। वे हमेशा कहते कि कोई भी मिशन सिर्फ तकनीक से नहीं, बल्कि उस तकनीक पर काम करने वाले लोगों की सोच से सफल होता है। कलाम की जीवन शैली अभी भी बेहद सरल थी। बड़े पदों और उपलब्धियों के बावजूद वे वैसी ही विनम्रता में जीते थे जैसे बचपन में। उन्हें अपनी माँ द्वारा पकाए गए भोजन की याद आती, रामेश्वरम की सड़कों पर बिताया समय याद आता, और उनके पिता की शांत, आध्यात्मिक सोच हमेशा उन्हें केंद्रित रखती। इसरो में व्यस्तता के बावजूद वे अपने परिवार और पुराने मित्रों के साथ संबंध बनाए रखते थे। कभी कभी वे पत्र लिखकर हालचाल पूछते, और हर पत्र के अंत में ये बताते कि उनकी प्रगति में उन सबका योगदान किस तरह जीवित है। अंतरिक्ष कार्यक्रम ने उन्हें सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया था, लेकिन आगे की राह और भी बड़ी चुनौतियों से भरी थी। भारत के रक्षा कार्यक्रम का वह अध्याय जिसने उन्हें मिसाइल मैन के रूप में दुनिया भर में पहचान दिलाई। अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइलों का विकास आसान नहीं था। ये परियोजनाएं समय, संसाधन और राजनीतिक परिस्थितियों की कठोर परीक्षा थी। कई बार अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों ने तकनीक की कमी पैदा कर दी, कई बार अंदरूनी संसाधन सीमित थे। लेकिन कलाम का दृष्टिकोण हमेशा एक था, अगर रास्ता मुश्किल है तो इसका मतलब है कि लक्ष्य बड़ा है। उन्होंने युवा वैज्ञानिकों को हमेशा ये सिखाया कि विज्ञान में असफलता कोई बुरी बात नहीं, असफलता वह रास्ता दिखाती है जिस पर चलकर सफलता सुनिश्चित हो सकती है। इस सोच ने पूरी टीम को एकजुट रखा और हर परियोजना में न सिर्फ वैज्ञानिक सफलता मिली, बल्कि एक मजबूत नेतृत्व संस्कृति भी विकसित हुई। इस दौरान कलाम को देश भर के युवाओं से मिलने का मौका मिला। चाहे कॉलेज हों या तकनीकी संस्थान, हर जगह लोग उनसे प्रेरित होते। वे युवाओं को बताते कि सपने वे नहीं होते जो नींद में आते हैं, बल्कि सपने वे होते हैं जो नींद ही छीन लेते हैं। उनके शब्दों में इतनी गहराई थी कि हर व्यक्ति उनसे प्रभावित होता।
लेकिन मिसाइल कार्यक्रम की राह में अभी और कठिन मोड़ आने वाले थे। तकनीकी बाधाएं, परीक्षणों की असफलताएं और रणनीतिक चुनौतियां, जिन्होंने कलाम और उनकी टीम की क्षमता को हर स्तर पर परखा। भारत के मिसाइल कार्यक्रम में कदम रखते ही कलाम ने महसूस किया कि यह क्षेत्र अंतरिक्ष कार्यक्रम से कहीं अधिक जटिल और संवेदनशील था। यहाँ हर निर्णय न केवल तकनीकी था, बल्कि रणनीतिक और राष्ट्रीय सुरक्षा से भी जुड़ा था। भारत उस समय कई तरह के अंतर्राष्ट्रीय दबाव, तकनीकी प्रतिबंध और सीमित संसाधनों से जूझ रहा था। पश्चिमी देशों ने भारत को अत्याधुनिक उपकरण और सामग्री देने से मना कर रखा था। लेकिन कलाम की सोच स्पष्ट थी, जब बाहरी संसाधन नहीं मिलते, तब देश के भीतर मौजूद क्षमताओं को जगाना ही असली नेतृत्व होता है। और इसी सोच ने भारत को स्वदेशी रक्षा तकनीक की दिशा में मजबूती से आगे बढ़ाया। इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी IGMDP की शुरुआत एक ऐसे समय में हुई जब भारत को अपनी सैन्य क्षमता मजबूत करनी थी। इस कार्यक्रम के अंतर्गत विकसित होने वाली अग्नि, पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल और नाग जैसी मिसाइलें भारत को रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने वाली थी। लेकिन शुरुआत आसान नहीं थी। शुरुआती बैठकों में वैज्ञानिकों के सामने एक लंबी सूची थी। क्या-क्या उपलब्ध नहीं है, किन-किन तकनीकों पर प्रतिबंध है, कौन-कौन सी चीजें देश में बनानी होंगी। लेकिन कलाम ने हमेशा एक ही बात दोहराई कि कठिनाइयां कभी भी रोकने के लिए नहीं होती, वे सिर्फ रास्ता बदलने के लिए मजबूर करती है। इन परियोजनाओं में काम करते हुए कलाम ने टीमवर्क की असली शक्ति महसूस की। वे हर वैज्ञानिक की क्षमता को पहचानते, उनके विचारों को प्रोत्साहित करते और ये सुनिश्चित करते कि हर व्यक्ति को ये एहसास हो कि वह महत्वपूर्ण है। उनकी नेतृत्व शैली में आदेश कम, प्रेरणा ज्यादा थी। हर सुबह वे अपनी टीम से मिलते, उन्हें बताने देते कि कल किस समस्या का सामना किया और फिर समाधान एक साथ खोजने की प्रक्रिया आगे बढ़ती। कई बार परीक्षण असफल होते, कई बार मशीनें अपेक्षा के अनुसार काम नहीं करतीं और कई बार जटिल गणनाएं दोबारा करनी पड़ती। लेकिन कलाम ने हर असफलता को टीम के लिए सीख का अवसर बनाया। अग्नि मिसाइल कार्यक्रम इस पूरे प्रयास का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था। कई महीनों तक वैज्ञानिकों ने दिन रात एक करके इस मिसाइल को तैयार किया। हर घटक की जांच, हर नियंत्रण प्रणाली का परीक्षण, हर चरण का निरीक्षण, ये सब एक लंबी और कठिन प्रक्रिया थी। और जब पहली बार अग्नि का परीक्षण किया गया, तो हजारों लोगों की आंखें उस क्षण पर टिकी थी। जैसे ही मिसाइल लॉन्च हुई और आसमान चीरती हुई आगे बढ़ी, नियंत्रण कक्ष में मौजूद हर वैज्ञानिक अपनी सांस रोके खड़ा था। और फिर वो ऐतिहासिक क्षण आया जब मिसाइल ने अपने लक्ष्य को सटीकता से हासिल किया। इस सफलता ने न केवल वैज्ञानिक समुदाय को गर्व महसूस कराया, बल्कि पूरे देश को ये एहसास हुआ कि भारत अब रक्षा तकनीक में भी किसी से पीछे नहीं। लेकिन इस सफलता के पीछे कई रातें थीं, जिनमें नींद गायब थी। कई निर्णय थे जिनमें जोखिम भारी था और कई चुनौतियां थीं, जिन्हें केवल दृढ़ता और धैर्य से पार किया जा सकता था। कलाम इस सफलता को कभी अपनी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं मानते थे। वे इसे हमेशा टीम का सामूहिक प्रयास बताते। उनके लिए नेतृत्व का मतलब था हर व्यक्ति के भीतर छुपे प्रतिभा के बीज को जगाना और उन्हें वह वातावरण देना जहां वे अपनी क्षमता दिखा सकें। मिसाइल कार्यक्रम की बढ़ती सफलता ने कलाम को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दी। वे लाखों युवाओं के प्रेरणा स्रोत बन गए। जब भी वे किसी संस्थान में भाषण देने जाते, छात्र उन्हें घिरे रखते, उनसे सवाल पूछते और उनके विचारों से प्रभावित होते। कलाम हमेशा कहते कि युवा ही देश का सबसे बड़ा संसाधन है। उनकी आंखों में उम्मीद होती है, दिलों में ऊर्जा होती है और दिमाग में नई सोच। इसी वजह से वे अपने हर भाषण में युवाओं को सपने देखने और उन्हें पूरा करने की शक्ति के बारे में बताते। मिसाइल कार्यक्रम के दौरान कलाम ने राजनीति, विज्ञान और प्रशासन के बीच के जटिल संबंधों को भी समझा। कभी-कभी निर्णय वैज्ञानिक क्षमता को देखते हुए नहीं, बल्कि परिस्थितियों को ध्यान में रखकर लेने पड़ते थे। लेकिन कलाम के भीतर सच्चाई और राष्ट्रहित की भावना इतनी दृढ़ थी
कि वे हर स्थिति में संतुलन बनाए रखते। वे न कभी दबाव में झुकते, न किसी तरह का समझौता करते। उनके भीतर एक साधु जैसी सरलता थी और एक सैनिक जैसी दृढ़ता भी। धीरे धीरे भारत का रक्षा क्षेत्र मजबूत होता गया। कई देशों ने भारत की तकनीक और परीक्षणों को देखकर सम्मान व्यक्त किया, और कलाम का जीवन भी धीरे धीरे उस मोड़ की ओर बढ़ रहा था जहां उनकी संघर्षपूर्ण वैज्ञानिक यात्रा अब राष्ट्रीय नेतृत्व की ओर जाने वाली थी। ये वह समय था जब भारत के प्रधानमंत्री और कई वरिष्ठ नेता कलाम से लगातार सलाह लेने लगे थे। उनके विचार स्पष्ट, निष्पक्ष और राष्ट्रहित से भरपूर होते थे। यही कारण था कि वे देश के सबसे भरोसेमंद वैज्ञानिकों में शामिल हो गए। लेकिन अभी कहानी का महत्वपूर्ण हिस्सा बाकी था, वो अध्याय जब कलाम को देश की सर्वोच्च जिम्मेदारी निभानी थी। वह जिम्मेदारी जिसे वे कभी चाहते नहीं थे, लेकिन जिसके लिए वे अनजाने में हमेशा तैयार थे, राष्ट्रपति बनने का क्षण। इस सफर में आने वाले भावनात्मक पल, संघर्ष, सम्मान और जिम्मेदारियां अभी आगे इस पुस्तक के अंतिम हिस्सों में खुलने वाली थी। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, अब्दुल कलाम की जिंदगी का सबसे गहरा परिवर्तन उसी समय आता है जब वे इसरो से रक्षा अनुसंधान संगठन DRDO में वापस बुलाए जाते हैं। भारत कई सालों से अपनी मिसाइल तकनीक को लेकर दूसरों पर निर्भर था, लेकिन देश का सपना एक ऐसी तकनीक खड़ी करना था जो भविष्य में भारत को आत्मनिर्भर बना सके। कलाम इस मिशन के केंद्र में आ गए। ये वह दौर था जब भारत के सामने कई आर्थिक और राजनीतिक चुनौतियां थीं, लेकिन फिर भी देश के वैज्ञानिकों के भीतर ऊर्जा कम नहीं थी। कलाम ने हमेशा ये माना कि बड़े सपने सिर्फ बड़ी प्रयोगशालाओं में नहीं, बल्कि उन लोगों के दिलों में जन्म लेते हैं जो देश के लिए कुछ करने की सच्ची इच्छा रखते हैं। DRDO में उनका सबसे बड़ा सपना था इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें भारत की सुरक्षा के अलग अलग स्तंभों के लिए मिसाइलें विकसित की जानी थी। इसमें पृथ्वी जैसी सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल, त्रिशूल जैसी तेज और सटीक मिसाइल, आकाश जैसी ऊंचाई तक मार करने वाली मिसाइल, नाग जैसी आर्मर पियर्सिंग मिसाइल और सबसे प्रसिद्ध अग्नि इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल शामिल थी। इन मिसाइलों को विकसित करना सिर्फ एक टेक्निकल काम नहीं था, ये भारत की आत्मा को ऐसे समय में साहस देने जैसा था जब दुनिया भारत को वैज्ञानिक रूप से कम आंक रही थी। कलाम और उनकी टीम ने बेहद सीमित संसाधनों में चमत्कारिक काम किया। वे कहते थे कि विज्ञान में सीमाएं नहीं होती, सीमाएं केवल सोच में होती है। यही कारण था कि वे अपने वैज्ञानिकों को सिर्फ आदेश नहीं देते थे, बल्कि उन्हें प्रेरित करते थे, उनके साथ काम करते थे और हर विफलता के बाद टीम को संभालते थे। विफलताएं भी कम नहीं थीं। कोई रॉकेट फट जाता, कोई लॉन्च गलत हो जाता, कोई प्रोजेक्ट सालों तक अधूरा रह जाता, लेकिन कलाम हर बार कहते, अगर हम विफल नहीं होंगे तो हम महान भी नहीं बन पाएंगे। ये वाक्य उनके नेतृत्व का सार था। अग्नि मिसाइल के विकास की यात्रा बेहद कठिन थी। ये भारत का सपना था, लेकिन हर कदम पर समस्याएं सामने आती रहीं। कभी गाइडेंस सिस्टम में खराबी आती, कभी हीट शील्ड फेल हो जाता, कभी स्ट्रक्चरल टेस्टिंग में नई मुश्किलें। लेकिन इन सब के बावजूद कलाम का धैर्य, उनकी सकारात्मक सोच और उनकी टीम पर अटूट भरोसा ही प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाता रहा। अंततः वह दिन आया जब अग्नि ने आसमान को चीरते हुए उड़ान भरी। वो सिर्फ एक मिसाइल की उड़ान नहीं थी, बल्कि भारत के आत्मविश्वास की उड़ान थी। कलाम कहते हैं कि उस क्षण उन्हें अपने पिता, अपनी माँ, अपने बचपन की नाव, रामेश्वरम का तट, सब याद आ गया, जैसे पूरा जीवन उस एक पल में सिमट गया हो। कलाम का जीवन सिर्फ विज्ञान तक सीमित नहीं था। वे अपनी जिंदगी को आध्यात्मिकता और कर्तव्य के संतुलन से जीते थे। वे मानते थे कि इंसान को सिर्फ सफलता के लिए नहीं, बल्कि उद्देश्य के लिए जीना चाहिए। उनका उद्देश्य स्पष्ट था, भारत को वैज्ञानिक रूप से मजबूत बनाना, युवाओं को सपने देखने के लिए प्रेरित करना और देश को भविष्य के लिए तैयार करना। वे अक्सर कहते थे कि आसमान को छूने वाले लोग वही होते हैं जिनकी जड़ें धरती में गहराई तक होती हैं।
उनके लिए तकनीक एक साधन थी, लेकिन देशप्रेम सबसे बड़ा लक्ष्य था। उनकी माँ का देहांत उनके जीवन का सबसे भावनात्मक मोड़ था। माँ में उन्हें हमेशा ईमानदारी, सादगी और त्याग का स्वरूप दिखता था। वे कहते थे कि जीवन में चाहे कितनी भी ऊंचाइयां मिल जाए, इंसान को अपने भीतर की विनम्रता और मानवता को कभी नहीं भूलना चाहिए। यही सोच उनके नेतृत्व में भी झलकती थी। वे अपनी टीम के हर सदस्य को महत्व देते थे, उन्हें बराबरी से सम्मान देते थे, चाहे वो वैज्ञानिक हो, तकनीशियन या कोई सहायक कर्मचारी। प्रोजेक्ट डायरेक्टर के रूप में जब उन्हें कई बार आलोचना या दबाव का सामना करना पड़ता, तब भी वे शांत रहते। वे कहते थे, दबाव तब महसूस होता है जब आप अपने उद्देश्य से दूर हो जाते हैं। उनका केंद्र हमेशा उद्देश्य ही रहा, भारत को आत्मनिर्भर बनाना और विज्ञान की शक्ति का उपयोग मानवता की सेवा में करना। यही कारण है कि वे जहां भी जाते, लोग उन्हें गुरु, मार्गदर्शक और प्रेरणा के रूप में देखते थे। कलाम का जीवन हमें ये सिखाता है कि बड़े सपने देखने में कोई खर्चा नहीं होता, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए साहस चाहिए, लगातार प्रयास चाहिए और असफलताओं को गले लगाने की क्षमता चाहिए। उन्होंने दिखाया कि एक गरीब परिवार का साधारण बच्चा भी दुनिया को बदल सकता है, बशर्ते उसके भीतर दृढ़ इच्छा शक्ति और अपनी राह पर अडिग रहने का साहस हो। इस आत्मकथा का समापन उस बिंदु पर होता है जब कलाम न सिर्फ भारत के प्रमुख वैज्ञानिक बन चुके थे, बल्कि लाखों लोगों के प्रेरणा स्रोत भी। वे कहते हैं कि जीवन में सबसे बड़ा पुरस्कार ये नहीं है कि दुनिया आपको पहचानती है, बल्कि ये है कि दुनिया को आपके कारण कुछ नया मिला, कुछ बेहतर मिला। विंग्स ऑफ फायर का भाव यही है। हर इंसान के भीतर आग है, बस उसे पंख देने की जरूरत है। कलाम का संदेश सरल लेकिन गहरा है। अगर आप सपने देखने का साहस रखते हैं, उन सपनों के लिए मेहनत करने को तैयार हैं और हर गिरावट के बाद उठने की शक्ति रखते हैं, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। उनके जीवन की यह यात्रा सिर्फ एक वैज्ञानिक की कहानी नहीं है, बल्कि ये भारत के आत्मविश्वास, संघर्ष और उड़ान की कहानी है। और यही आग, यही पंख हर युवा के भीतर जगाने का प्रयास इस बुक का सार है। दोस्तों, ये था विंग्स ऑफ फायर का प्रेरणादायक सफर, एक ऐसी जीवन गाथा जिसने हमें सिखाया कि सपने देखने वाले ही इतिहास रचते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने हमें दिखा दिया कि मुश्किलें चाहे कितनी भी हों, रास्ते कितने भी टूटे हों, अगर इंसान खुद को हर गिरावट से उठाकर फिर से खड़ा कर ले, तो उसकी उड़ान को कोई नहीं रोक सकता। ये कहानी सिर्फ वैज्ञानिक उपलब्धियों की नहीं थी, ये कहानी थी भरोसे, संघर्ष, जुनून और उस आंतरिक रोशनी की जो हर इंसान के भीतर छिपी होती है और सही समय पर पूरी दुनिया को चकित कर देती है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो, आपकी सोच को नई दिशा दी हो, तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, अपनी फीलिंग्स कमेंट में बताएं और रीडवाइज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही जिंदगियां बदल देने वाली समरीज लेकर आते रहते हैं। धन्यवाद दोस्तों, अंत तक बने रहने के लिए। मिलते हैं अगली लाइफ चेंजिंग जर्नी में। तब तक के लिए सपनों को थामे रखिए और अपने हौसलों को उड़ान देना मत भूलिए।